हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लाई हूँ कंप्लीट स्पीडी जीके का पार्ट थर्ड। इससे पहले मैंने इसके फर्स्ट और सेकंड पार्ट अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने वो भी नहीं देखे हैं तो जल्द से जल्द आप उन्हें भी देख लीजिए, अच्छे से पढ़ लीजिए, जिसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। फ्रेंड्स, ये रेलवे सामान्य अध्ययन एलटीपीसी और ग्रुप डी की स्पेशली जो तैयारी कर रहे हैं उन स्टूडेंट्स के लिए वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है। यह है स्पीडी जीके, जिसमें कि हर टॉपिक से आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। कोई सा भी टॉपिक हो, आपको स्पीडी जीके में जो कि क्वेश्चंस देखने को ही मिलेंगे। एग्जाम्स कोई भी हो, चाहे रेलवे हो या कोई भी महत्वपूर्ण परीक्षा है, उसके लिए ये सारे क्वेश्चंस उपयोगी हैं, क्योंकि जीके के हर टॉपिक, हर सेक्शन से इसमें क्वेश्चंस लिए गए हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास ही दिख रहा है बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे जो भी न्यू वीडियो में डालूंगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। ये पेज सेकंड है। इससे पहले मैंने पार्ट फर्स्ट एंड सेकंड में पेज फर्स्ट कंप्लीट करवाया था। ये स्टार्ट हुआ है यहाँ से पेज सेकंड। पेज सेकंड का फर्स्ट जो पॉइंट है, यहाँ जो हेडिंग दी हुई है, भारत एक परिचय। इसमें पूरे भारत के बारे में एक शॉर्ट में पूरा परिचय दिया जाएगा। ये जो जैसा कि आप दिख रहे हैं, जल्दी जल्दी आप पढ़ते हैं जिससे कि समझ पाएंगे। देखिए, स्थित है भारत कहाँ स्थित है, तो वह उत्तरी गोलार्ध में जो इसकी स्थिति है वह कहाँ है, उत्तरी गोलार्ध में है। ऑप्शन में उत्तरी गोलार्ध आपको दिखेगा तो सही टिक करके आना है। उत्तरी गोलार्ध नहीं दिखा है तो पूर्वी देशांतर आपको दिखेगा, वो आपको सही टिक करके आना है। नेक्स्ट पॉइंट, यहाँ सेकंड पॉइंट है भारत की आकृति है। तो भारत की जो आकृति है वो चतुष्कोणीय है। जैसा कि आप सभी ने भारत का जो मैप है वो देखा होगा, भारत की आकृति किस टाइप की है, तो चतुष्कोणीय आकृति है। भारत का कुल क्षेत्रफल जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जिस तरीके से मैंने याद किया था वैसा मैं आपको बता सकती हूँ कि 3287,263। बस आप एक दो बार इसको रिपीट करेंगे तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा। 3287,263 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट पॉइंट है भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का कितना है। ये एक मोस्ट 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 इम्पॉर्टेंट है, जो कि आप सभी को पता होगा, और जिनको ये पता नहीं है उन्हें अच्छे से ये याद कर लेना चाहिए कि भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का 2.42% है, जो कि मेनी टाइम्स एग्जाम्स में आ चुका है। आप देख सकते हैं कि ये हर तरीके के एग्जाम्स में ये वाला क्वेश्चन आपको देखने को जरूर ही मिला होगा, चाहे वो रेलवे एनटीपीसी हो, रेलवे ग्रुप डी हो, एसएससी हो या एमपीपीएससी हो या व्यापम का कोई भी एग्जाम्स हो, उसमें आपको ये क्वेश्चन एक ना एक बार देखने को जरूर मिला है कि भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का कितना है। तो भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का टोटल 2.42% है। राजधानी की बात करें तो इजी है, सभी को पता है नई दिल्ली है, लेकिन ये आपको अच्छे से याद होना चाहिए कि भारत जो राजधानी नई दिल्ली में कब बनी थी, तो वो 1912 में बनी थी, लॉर्ड हॉर्डिंग के शासन काल में। ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत की राजधानी नई दिल्ली जो कि 1912 में बनी थी, वो किसके शासन काल में बनी थी, तो वो लॉर्ड हॉर्डिंग के शासन काल में बनी थी। नेक्स्ट है यहाँ पे पॉइंट, सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा। जैसा कि ये हिंदुस्तान है तो सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा भी हिंदी है। सबसे बड़ी जनजाति जो कि गोंड है, ये क्वेश्चन भी व्यापम में भी कई बार पूछा जा चुका है। सबसे बड़ी जनजाति गोंड है, जो कि मध्य प्रदेश में सबसे अधिक निवास करती है। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में कौन सा स्थान है, ये जो ऊपर पूछा गया था वो कितने परसेंटेज है पूरे विश्व का, तो 2.42% है। 2.42% में जो है कौन सा स्थान है पूरे विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो 7वां स्थान है। ध्यान रखें, आपको ध्यान में एग्जाम्स में ध्यान देना है कि वो पूछेंगे कि क्षेत्रफल की दृष्टि से या जनसंख्या की दृष्टि से, तो आपको याद रखना है क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां और जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में दूसरा स्थान है। एक क्वेश्चन एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है, यहाँ पे जिस तरीके से मैं ये बुक ही आपको रीड करा रही हूँ, साथ में उन क्वेश्चन से, उन टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस भी करवाने की कोशिश करूंगी। जैसा कि यहाँ पे दिया है क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में 7वां स्थान है, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा जो देश है वो कौन सा है, तो आपको याद रखना होगा रशिया, रूस जिसे बोलते हैं। रूस जो है विश्व का क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में पहला स्थान रखता है। नेक्स्ट पॉइंट, जैसा कि यहाँ पे दिया है जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में दूसरा स्थान है, तो पहला स्थान जनसंख्या की दृष्टि से चीन है, जो कि आप सभी अच्छे से जानते होंगे। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे विश्व जनसंख्या का भारत में निवास, मतलब विश्व की जो जनसंख्या है टोटल, उसमें भारत की जो जनसंख्या है वो कितने परसेंट है। जैसा कि ये यहाँ ऐसा भी देख सकते हैं कि जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में स्थान, ऐसा भी लिखा आ सकता है। तो जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में जो परसेंटेज है टोटल वो 17.5% है, 17.5% है।
नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है अक्षांशीय विस्तार कितना है। 8 डिग्री 4 से लेकर तो 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश है। फिर देशांतरीय विस्तार विस्तार की अगर बात करें तो देशांतरीय विस्तार इसका 68 डिग्री 7 से तो 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर है। उत्तर से दक्षिणी विस्तार जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये एग्जाम्स में ये जो 2 पॉइंट है वो इतने इम्पोर्टेंट है, आपको अच्छे से याद करना होगा। भले ही 4 बार याद सुनना पड़े या 10 बार सुनना पड़े इसे, लेकिन अच्छे से आपको उसको रिपीट करते जाना है और याद करना है, क्योंकि ये दोनों ही पॉइंट मोस्ट इम्पोर्टेंट है। उत्तर से दक्षिण में विस्तार इसका 3214 किलोमीटर है और पूरब से लेकर पश्चिम तक, मतलब ये अगर राइट से लेकर लेफ्ट तक की बात करें तो 2933 है और ऊपर से लेकर नीचे तक की अगर बात करें तो 3214 है। जिस टाइप से मैंने याद किया उस टाइप से आपको बता सकती हूँ मैं। ऊपर से नीचे तक 3214 और सीधे हाथ से उल्टे हाथ तक, राइट से लेफ्ट तक 2933 किलोमीटर है। सबसे पूरक बिंदु, ये जो 5 पॉइंट है मतलब अ लॉट ऑफ टाइम आपको एग्जाम्स में देखने को मिल चुके होंगे। कई बार एग्जाम्स कोई भी हो, इन चारों में से एक पॉइंट आपको देखने को मिलेगा ही। अगर ये पॉइंट आपने याद नहीं किए तो समझो कुछ याद नहीं किया। ये एक मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है चारों, जो कि आपको एग्जाम्स में देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। सबसे पूर्वी बिंदु वलांगू जो कि अरुणाचल प्रदेश में है। सबसे पश्चिमी बिंदु सरक्रीक जो कि गुजरात में है। दो ये भी लिखा आ सकता है और ये भी लिखा आ सकता है। सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा काल जो कि जम्मू कश्मीर में है। सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट या इसे पिग्मेलियन पॉइंट भी कहते हैं, जो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। आप इसे लेफ्ट राइट ऊपर नीचे करके भी याद कर सकते हैं, जैसा कि मैंने याद किया है। सबसे लेफ्ट में अरुणाचल प्रदेश है, सॉरी सबसे राइट में अरुणाचल प्रदेश है। सबसे लेफ्ट में सरकरी गुजरात है। सबसे ऊपर इंदिरा कॉल जम्मू कश्मीर में और सबसे नीचे इंदिरा पॉइंट या पिग्मेलियन पॉइंट है, जो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। दक्षिणी बिंदु भूमध्य रेखा से कितनी दूरी है। जो दक्षिणी बिंदु है इंदिरा पॉइंट, उसकी भूमध्य दक्षिणी बिंदु भी लिखा आ सकता है यहाँ पे, और इंदिरा पॉइंट या पिग्मेलियन पॉइंट भी लिखा आ सकता है। जिसकी भूमध्य रेखा से कितनी दूरी है, तो इसकी भूमध्य रेखा से टोटल 876 किलोमीटर की दूरी है। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है प्रायद्वीपीय भारत। ये जो कि मैं पॉइंट आपको करवा रही हूँ, भारत एक परिचय, ये आपको कम से कम मतलब इसके पूरे पॉइंट आपको अच्छे से याद होने चाहिए। कम से कम 10 बार भी आपको पढ़े और तब भी याद हो तो 10 बार भी पढ़ना पड़े तो पढ़िए, लेकिन ये सारे पॉइंट अगर आपने याद कर लिए तो एक क्वेश्चन आपका सही होना तो बिल्कुल पक्का है। एक क्वेश्चन सही करने के लिए अगर आपको एक वीडियो देखना पड़ता है, एक पेज पढ़ना पड़ता है, तो आप जरूर ही पढ़िएगा। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है प्रायद्वीपीय भारत की जो मुख्य भूमिका दक्षिणी नौक है वे कौन सी है। वह कैप कोमोरिन जो कि कन्याकुमारी तमिलनाडु में स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे द्वीपों की कुल संख्या, तो 247 और 204 जिसमें कि बंगाल की खाड़ी में, तो जिसमें कि 43 अरब सागर में स्थित है। लक्षद्वीप में द्वीपों की संख्या, ये भी एक मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है, कई बार एग्जाम से पूछा जा चुका है। रेलवे के इसके बाद जो पॉइंट्स आएंगे इसके बाद जो वीडियोस के जो आएंगे सेक्शंस, जितने भी वीडियोस के पार्ट आएंगे उसमें अगर मैं आपको प्रीवियस ईयर एग्जाम से क्वेश्चन कराऊंगी तो उसमें ये क्वेश्चन आपको देखने को बार बार मिलेगा कि लक्षद्वीप में द्वीपों की संख्या कितनी है। 36 है, जो कि आपको अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट है स्थल सीमा की कुल लंबाई, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। स्थल सीमा मतलब भारत की जो टोटल स्थलीय सीमा है उनकी कुल, ये जो एजेस होते हैं ना, ये पूरे जो एजेस हैं, इस एजेस की बात की जा रही है। स्थलीय सीमा की कुल लंबाई कितनी है, तो 15,200 किलोमीटर है। तटीय भाग की कुल लंबाई, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है। तटीय भाग की कुल लंबाई 7,516.5 किलोमीटर है, 7,516.5 किलोमीटर। मुख्य भूमि से तटीय भाग की लंबाई कितनी है, तो वो है 6,100 किलोमीटर। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है भारतीय मानक समय, ये भी एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय मानक समय जो कि 82.5 डिग्री, ऐसे याद कर सकते हैं आप, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा इलाहाबाद के मिर्जापुर से, अगर इसमें नैनी नहीं दिया है तो नैनी, ये भी आपको याद रखना है, इलाहाबाद के मिर्जापुर के नैनी से गुजरती है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है, ये टोटल 5 राज्यों से होकर गुजरती है। नेक्स्ट पॉइंट है भारतीय मानक समय तथा ग्रीनविच समय के बीच अंतर है, ये भी कई बार एग्जाम से पूछा जा चुका है, जो कि 5.5 घंटा, ऐसे 5 घंटा 30 मिनट याद ना हो तो 5.5 घंटा आगे ऐसे याद रख सकते हैं। राज्यों की कुल संख्या 28 है और केंद्र शासित राज्यों की कुल संख्या 8 है। राज्यों की संख्या 28 और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 8 है, आपको अच्छे से याद रखना है। सर्वाधिक राज्यों की सीमा को छूने वाला राज्य,
जो कि उत्तर प्रदेश है, जो कि टोटल 8 राज्यों से जो है इसकी सीमा टच होती है। ये एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जिसे आप ऐसे याद रख सकते हैं, क्योंकि भारत में सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश ही है, तो उसकी राज्यों की सीमा को छूने वाला राज्य भी उत्तर प्रदेश ही होगा। नेक्स्ट पॉइंट है, समुद्री तट से लगे राज्यों की संख्या कितनी है? वो 9 है। हिमालय को छूने वाले राज्यों की संख्या 10 है। ये आपको 2-4 बार सुनना पड़ेगा, तब जाके इसे आप अच्छे से याद कर पाएंगे, याद रख पाएंगे। भारत की प्रादेशिक जल सीमा 12 समुद्री मील है। एक समुद्री मील कितने बराबर होता है? 1.852 किलोमीटर के बराबर होता है। ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। भारत के मध्य से गुजरने वाली रेखा कर्क, ये एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। भारत के मध्य से गुजरने वाली रेखा कर्क रेखा है। और कर्क रेखा कितने राज्यों से गुजरती है? ये भी बहुत बार एग्जाम्स में आ चुका है कि कर्क रेखा टोटल 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन से 8 राज्य हैं? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा एवं मिजोरम। ये आपको अच्छे से याद रखना है। ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है कि भारत की कर्क रेखा कितने राज्यों से गुजरती है? वो 8 राज्यों से गुजरती है। तो इस टाइप से भी क्वेश्चन में आ सकता है कि कर्क रेखा निम्नलिखित में से कौन से राज्य से नहीं गुजरती है? तो उनमें से 3 राज्य तो इनमें से कोई से एक होंगे, और एक राज्य जो ऐसा दिया जाएगा जो इनमें से ना होकर अलग राज्य होगा, तो आपको वही टिक करके आना है। अगर आपको पता होगा कि कौन कौन से राज्यों से गुजरती है, तो आप इजीली टिक करके आओगे कि ये 3 राज्य तो ये होगा जिसमें से गुजरती है, और हाँ ये एक राज्य ऐसा है जिसमें से भी नहीं गुजरती है, तो आप इसे सही टिक करके आएंगे। इसलिए आपको ये 8 राज्य अच्छे से याद रखना है। ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में आएगा ही आएगा कि कर्क रेखा कौन से राज्यों से गुजरती है? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा एवं मिजोरम। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है सबसे नगरीकृत राज्य। सबसे नगरीकृत राज्य गोवा है। न्यूनतम नगरीकृत राज्य हिमाचल प्रदेश है। सर्वाधिक वन आच्छादित राज्य, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, मध्य प्रदेश है। सबसे न्यूनतम वन आच्छादित राज्य हरियाणा है। ये वाला क्वेश्चन भी एग्जाम्स में, रेलवे के एग्जाम्स में कई बार आ चुका है। न्यूनतम वनांचल राज्य कौन सा है? वो कि हरियाणा है। सर्वाधिक वर्षा होती है मौसिनराम मेघालय में, जो कि आप बचपन से ही पढ़ते आ रहे होंगे। सर्वाधिक वर्षा वाला जो प्लेस है वो कौन सा है? मौसिनराम मेघालय में स्थित है। न्यूनतम वर्षा कहाँ होती है? ये भी कई बार एग्जाम्स में आ चुका है, आप सभी को अच्छे से पता होगा। लेह, जो कि कश्मीर में है, जो कि सबसे ऊंचा है। हमारे देश में सबसे ऊंचा जो प्लेस है वो कौन सा है? वह लेह है। सबसे प्राचीन पर्वत कौन सा है? अरावली, जो कि राजस्थान में स्थित है। सबसे नवीन वलित पर्वत, यहाँ देखिए वलित लिखा आ सकता है, देखिए यहाँ लिखा है वलित पर्वत, जो कि हिमालय में है। हिमालय है भारत का सर्वाधिक पूर्वी भाग, जैसा कि अभी मैंने यहाँ आपको पढ़ाया था। पूर्वी भाग जो है यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, मैंने अभी पढ़ाया था। यहाँ पे ही देखिए पूर्वी भाग अरुणाचल प्रदेश दिख रहा है, तो ये आ गया यहाँ पे। पूर्वी भाग कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश, जिसका पुराना नाम नेपा था। ये भी एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि अरुणाचल प्रदेश का पुराना नाम क्या था? तो जो कि वे पुराना नाम उसका नेपा था। ये भी आपको अच्छे से याद होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे देखिए बीच का आ गया। ये जो मैंने यहाँ तक कराया है वो पेज सेकंड का लेफ्ट हैंड साइड है पूरा, जो कि यहाँ कंप्लीट हुआ है। लाइन आपको दिख रही है। अब पेज सेकंड का सेंटर पॉइंट मैं आपको करवा रही हूँ। सेंटर पॉइंट में है जनगणना 2011। इसकी इंपॉर्टेंस मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है, आप सभी समझते हैं कि एग्जाम्स कोई भी हो, जनगणना 2011 से एक क्वेश्चन आना तो पक्का है, इसलिए आपको इसे अच्छे से याद करके जाना होगा। भारत में पहली बार जनगणना की शुरुआत कब हुई थी? 1872 में हुई थी। ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। किसके शासनकाल में हुई थी? तो लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुई थी। अगर मुझे भारत में पहली जनगणना की शुरुआत कब हुई थी, सिंपल, तो 1872 लगाना है। और ये पूछा जाए कि भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत कब हुई थी, तब इसका आंसर आपको 1881 लगाना है, जो कि लॉर्ड रिपन के शासनकाल में हुई थी। लॉर्ड रिपन के शासनकाल, जिसका आपको अच्छे से याद रखना है। लॉर्ड रिपन से रिलेटेड एक क्वेश्चन और मैं आपको बता देती हूँ, जिन्हें स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है कि स्थानीय स्वशासन के जनक किसे माना जाता है? तो लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है। यहाँ दिया हुआ है नेक्स्ट पॉइंट, स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना। स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना 1981 में हुई थी। प्रत्येक 10 वर्ष में जनगणना होती है। तो 81 से आप ध्यान लगा सकते हैं कि अगली बार 91, मतलब आते 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 ईयर 91 ही आएगा, ना कि 92। जनगणना का महान विभाजक वर्ष किसे माना जाता है? जनगणना का महान विभाजक वर्ष 1921 को माना जाता है। जनगणना का लघु विभाजक वर्ष किसे माना जाता है? तो 1951 माना जाता है। देखिए आपको महान और लघु में ध्यान रखना है। महान विभाजक वर्ष 1921, लघु विभाजक वर्ष
1951। जनगणना से संबंधित अनुच्छेद आपको बनाना है कि जनगणना का जो उल्लेख है वो संविधान के कौन से अनुच्छेद में किया गया है। तो अनुच्छेद 246 में जनगणना से संबंधित जानकारी जो कि दी गई है। नेक्स्ट पॉइंट है जनगणना का विषय है, ये 7वीं अनुसूची का विषय है जो कि संघ सूची का विषय है। आप सभी जानते हैं तीन जो कि अनुसूची 3 टाइप की होती है, इसमें सूची जो होती है संघ सूची, समवर्ती सूची और राज्य सूची। तो ये जो है जनगणना का विषय है, संघ सूची का विषय है। नेक्स्ट पॉइंट है जनगणना की अवधि। तो अभी मैंने आपको बताया था जनगणना प्रत्येक 10 वर्ष में की जाती है। जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है, जनांकिकी कहलाता है या इंग्लिश में डेमोग्राफी कहलाता है। ये भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आप सभी को पता होना चाहिए कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में कभी भी आ सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है 2011 की जनगणना जो है वे उसका क्रम बताना है। तो देश की अगर टोटल जनगणना की बात की जाए तो देश की 15वीं जनगणना है और स्वतंत्र भारत की अगर बात की जाए तो स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना है। ऑप्शन में या तो ये आएगा या तो ये आएगा, दोनों में से जो भी एक आएगा वो आपको सही टिक करके आना है। नेक्स्ट पॉइंट है 2011 की जनगणना का आदर्श वाक्य क्या है, हमारी जनगणना हमारा भविष्य। नेक्स्ट पॉइंट है जनगणना का शुभंकर क्या है, तो शुभंकर है प्रगणक शिक्षिका। नेक्स्ट पॉइंट है प्रथम जनगणना कमिश्नर कौन थे, तो डब्ल्यू ब्लॉडेन जो है प्रथम जनगणना कमिश्नर थे। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे स्वतंत्र भारत के प्रथम जनगणना आयुक्त कौन थे। तो देखिए यहाँ पे अगर आपको से पूछा है प्रथम जनगणना कमिश्नर और आयुक्त एक ही होता है। प्रथम जनगणना की अगर बात की जाए तो डब्ल्यू ब्लॉडेन प्रथम जनगणना जो कि 1882 में हुई थी, ये उसकी बात की जा रही है। और फिर नेक्स्ट की बात यहाँ ये जो कर रहे हैं स्वतंत्र भारत की बात की जा रही है, तो जो कि 1951 में जो हुई थी उसकी बात की जा रही है। उसके जो थे R.A. गोपाला स्वामी थे। नेक्स्ट पॉइंट है 2011 की जनगणना के आयुक्त कौन थे, तो सी चंद्रमौली थे। ये भी लॉट्स ऑफ टाइम एग्जाम्स में देखा जा चुका है। 2011 से अब तक ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम्स में आ चुका है कि 2011 के जनगणना आयुक्त कौन थे, सी चंद्रमौली थे। पहली बार जाति आधारित जनगणना कब हुई थी, पहली बार जाति आधारित जनगणना 1931 में हुई थी। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है, 11 जुलाई को मनाया जाता है। कुल जनसंख्या 121.08 करोड़, ये 2011 के आंकड़े के अनुसार है। और जब तक 2021 की जनगणना नहीं हो जाती तब तक एग्जाम्स में 2021 से पहले पहले आपको 2011 की जनगणना के आंकड़े ही भरने हैं। भारत की विश्व जनसंख्या में जो है भाग है कितना है, 17.355, जो कि अभी मैंने पीछे भी बताया है। भारत का जो जनसंख्या है वे विश्व की जनसंख्या की टोटल 17.5% है। पुरुष जनसंख्या उसमें 62.32 करोड़ है जो कि 51% है। महिला जनसंख्या 58.75 करोड़ है जो कि 48% है। दशकीय वार्षिक वृद्धि दर 17.7 व 1.64 है। दशकीय वृद्धि दर 17.7 है और वार्षिक वृद्धि दर 1.64% है। कुल साक्षरता दर 73% है। पुरुष साक्षरता उसमें कितनी है, 80%, 80.9, और महिला साक्षरता उसमें 64.6%। इसको आप रिपीट कर करके सुनिएगा, तीनों पॉइंट आपको अच्छे से याद हो जाएंगे। लिंगानुपात, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लिंगानुपात पूरे भारत की बात की जा रही है, ये 943 है। लिंगानुपात 943 है, मतलब प्रति 1000 पुरुष में महिलाएं कितनी है, 943 महिलाएं हैं। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं, ये लास्ट पॉइंट है, लास्ट पेज चल रहा है पैरा। शिशु लिंगानुपात 0 से 6 वर्ष की बात की जा रही है, 919 है। मतलब 919, 1000 छोटे बालकों पे 1000 छोटी बालिकाएं, 919 छोटी बालिकाएं हैं। जनसंख्या घनत्व कितना है, 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। जनसंख्या घनत्व ये पूरे भारत का दिया है, मतलब प्रति 1 किलोमीटर में औसतन 382 व्यक्ति निवास करते हैं। सर्वाधिक लिंगानुपात कहाँ है, जो कि केरल में है, 1084 महिलाएं हैं यहाँ पे 1000 पुरुषों पे। और न्यूनतम लिंगानुपात जो कि सबसे बुरा लिंगानुपात माना जाता है वह हरियाणा का है, 879 महिलाएं हैं, 879 महिलाएं हैं प्रति 1000 पुरुष पे। सर्वाधिक केंद्र शासित लिंगानुपात पुडुचेरी में है। न्यूनतम केंद्र शासित लिंगानुपात दमन एवं दीव में है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व, यहाँ घनत्व की बात की जा रही जो कि बिहार में है, 1106। देख सकते हैं आप पूरे देश की औसतन सिर्फ 382 है, जबकि वही जनसंख्या घनत्व बिहार में 1106 है जो कि बहुत ही ज्यादा है। इसका मीन्स ये है कि बिहार में 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर निवास करते हैं औसतन। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश में, जो कि सिर्फ 17 है। अरुणाचल प्रदेश याद रखे, वही जिसका पुराना नाम नीफा था। नेक्स्ट है यहाँ पे सर्वाधिक केंद्र शासित जनघनत्व कहाँ का है, दिल्ली का है,
न्यूनतम केंद्र शासित प्रदेश जो है उसका घनत्व कहाँ का है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह का है। सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ निवास करती है? उत्तर प्रदेश में निवास करती है, जो कि 19.98 करोड़ है। न्यूनतम जनसंख्या, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में कई बार आ चुका है, न्यूनतम जनसंख्या सिक्किम में निवास करती है, जो कि 6.11 लाख है। सर्वाधिक केंद्र शासित जनसंख्या जो कि दिल्ली में निवास करती है, और न्यूनतम केंद्र शासित जनसंख्या लक्षद्वीप में निवास करती है। आपको यहाँ पे सब पॉइंट अच्छे से याद रखना है। केंद्र शासित अलग है और फिर सर्वाधिक जनसंख्या ऐसे अलग है, ये आपको अच्छे से याद रखना है। एकमात्र राज्य जहाँ जनसंख्या घटी वो है नागालैंड। सर्वाधिक साक्षरता केरल में है, जो कि 94% है। न्यूनतम साक्षरता बिहार की है, जो कि ओनली 61.8% है। न्यूनतम महिला साक्षरता भी बिहार की है, जो कि 51.5% है। सर्वाधिक केंद्र शासित साक्षरता जो कि लक्षद्वीप में है। न्यूनतम केंद्र शासित साक्षरता जो कि दादर नगर हवेली में है। अधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? ठाणे है। सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला जिला ठाणे, जो कि महाराष्ट्र में है। कम जनसंख्या वाला जिला दिबांग घाटी, जो कि अरुणाचल प्रदेश में, यह जिला है ना कि राज्य, ये दोनों पॉइंट जिला है। अधिक जिलों वाला राज्य, सर्वाधिक जिलों वाला राज्य उत्तर प्रदेश है, जिसमें टोटल 75 जिले हैं। फ्रेंड्स, ये वाला पॉइंट जितना भी पैरा है जनसंख्या से रिलेटेड, 2011 की जनसंख्या से रिलेटेड जितने भी पॉइंट्स थे पूरे कंप्लीट हो चुके हैं। अगर ये पॉइंट जो कि आप 3 स्लाइड्स में आपको दिख रहा है, ये पॉइंट्स अगर आपने अच्छे से याद कर लिए तो एक क्वेश्चन तो आपका पक्का है। फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट इस पेज के स्पीडी जीके के सेकंड पेज के लेफ्ट हैंड साइड एंड सेंटर पॉइंट में कंप्लीट करा चुकी हूँ। ये आपको अच्छे से 2-3 बार सुनना है, जिससे कि आपके 2 क्वेश्चन पक्के हो जाएं। अच्छे 2 क्वेश्चन आप सही सही टिक करके आए। नेक्स्ट वीडियो जल्द से जल्द लेकर आऊंगी मैं, तब तक ये सारे क्वेश्चन आप अच्छे से याद कर लीजिए।